रिकॉर्ड कीपिंग फॉर एमपीए एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। तो इस सेशन में हम ये चर्चा करेंगे कि एमपीए सेवाओं का रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, उनके लिए हम कौन से रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स यूज़ करेंगे और उन फॉर्मेट्स को कैसे भरेंगे। तो जिस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य केंद्र पर दी जाने वाली सभी सेवाओं का विवरण रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, उसी प्रकार एमपीए सेवाओं का भी रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एमपीए केस रजिस्टर है और एक एमपीए कार्ड है। इन दोनों पर ही इनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, सीखेंगे। तो रिकॉर्ड रखने का पर्पस यानी मकसद क्या है? उसका मकसद केवल यह होता है कि बहुत ही आवश्यक रेलेवेंट जानकारी को एक जगह लिखित रूप में रखना एमपीए सेवाओं के बारे में, जैसे कि इसके एक्सेप्टर्स कौन हैं, उन महिलाओं का विवरण जो इसका प्रयोग कर रही हैं, फिर जो उनको फॉलोअप केयर दी जाएगी, वो आएंगी ना हर 3-3 महीने बाद अगला इंजेक्शन लगवाने, या अगर कभी उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो आएंगी, तो उस समय फॉलोअप केयर का भी विवरण इसमें लिखा जाएगा। हमें रिकॉर्ड से क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन का लेवल भी पता चलता है, उसे ये तरीका कैसा लग रहा है, वो इससे कितनी संतुष्ट हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि उन्होंने कितने इंजेक्शन्स लगवाए। तो ये जो सारी जानकारी रिकॉर्ड में होती है, इस रिकॉर्ड के आधार पर ही आगे रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर एक तरीके से यह भी माने, और रिकॉर्ड एक लिखित प्रमाण होता है उन सेवाओं का जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर दी गई। तो आइए अब बात करते हैं एमपीए केस रजिस्टर की। हर स्वास्थ्य केंद्र पर जहाँ पर एमपीए सेवाएं दी जा रही हैं, एक केस रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसे फैसिलिटी रजिस्टर भी कहते हैं। और अच्छा रहता है यदि उस फैसिलिटी में किसी एक स्टाफ मेंबर को इसके लिए जिम्मेवार बना दिया जाए, ताकि वे सजग रह के, सचेत रहकर ये सुनिश्चित करती रहें कि रजिस्टर अपडेटेड है, मेंटेन्ड है, यानी हर एक रिकॉर्ड उसमें पूरी तरीके से लिखा गया है। जो भी स्वास्थ्य केंद्र पर महिला एमपीए को अपनाएगी, यानी एमपीए क्लाइंट बनेगी, उसका रिकॉर्ड इसमें भरा जाएगा। और जब वे दोबारा आएगी फॉलोअप के लिए अगली डोज लेने, तो भी इसी रजिस्टर में लिखी गई इंफॉर्मेशन काम आएगी और उसी के आगे भरा जाएगा। केस रजिस्टर ही वो स्रोत है जिसमें लिखी हुई जानकारी से हम मंथली रिपोर्ट कंपाइल करते हैं कि इस महीने कितने नए क्लाइंट्स थे एमपीए के, कितनी महिलाओं ने आगे के रिपीट डोजेज लिए आदि। तो इस केस रजिस्टर में मुख्य जानकारी क्या भरी जाएगी? एक तो क्लाइंट्स के डेमोग्राफिक डिटेल्स, इसमें टाइमिंग ऑफ टेकिंग द फर्स्ट इंजेक्शन भी लिखा जाता है। क्या इंजेक्शन पोस्टपार्टम पीरियड में लगा था कि गर्भपात के बाद लगा था, कि ये दोनों ही स्थितियां नहीं थी, इंटरवल पीरियड में लगा जब महिला को हर महीने रेगुलर माहवारी आती थी। यह लिखना भी ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ कितने डोजेज ली गई ये लिखा जाएगा। जब तक वो लेती रहेगी हर डोज का ब्यौरा रहेगा इसके अंदर। और जब वो डिसकंटिन्यू करेगी तो उसका रीज़न भी नोट किया जाता है कि उसने क्यों डिसकंटिन्यू किया। तो आइए अब देखें कि ये जो जानकारी है सारी, इसको एमपीए केस रजिस्टर में कैसे भरा जाएगा। तो पहले नज़र डालते हैं हम केस रजिस्टर के फॉर्मेट में। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कई कॉलम्स हैं। एक्चुअली इसमें 34 कॉलम्स हैं और हो सकता है कि आपके प्रदेश में कुछ थोड़ा सा इसमें तब्दीली हो, क्योंकि किसी किसी प्रदेश ने 1-2 कॉलम्स और जोड़े हैं और कहीं थोड़े से रंग में केवल फ़र्क है, लेकिन मूल रूप में केस रजिस्टर का फॉर्मेट यही है। तो इसकी हम अब जल्दी से देखते हैं कि इन कॉलम्स में क्या भरा जाएगा। तो अगर हम पहले की 12 कॉलम्स पे नज़र डालें तो पहली कॉलम में एनुअल सीरियल नंबर लिखेंगे, दूसरे में हम ओपीडी या आईपीडी नंबर लिखेंगे, क्योंकि ओपीडी या आईपीडी में ही इंजेक्शन लगेगा। अब तीसरे से हम
क्लाइंट की बातें शुरू करेंगे लिखना। तीसरे कॉलम में क्लाइंट का नाम लिखेंगे और वहीं पर लिख देंगे वाइफ ऑफ सो एंड सो, क्योंकि पति के नाम के लिए अलग से कॉलम नहीं है। चौथे में हम क्लाइंट की उम्र लिखेंगे और पांचवें में उसका एड्रेस लिखा जाएगा। छठे में उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे यदि वे देना चाहे। सातवें कॉलम में उसके बच्चों की संख्या लिखेंगे और आठवें में लास्ट डिलीवरी कब हुई, उसकी डेट लिखेंगे या कितने साल पहले हुई वो लिखी जाएगी। और 9th कॉलम है LMP पर। लेकिन देखिए कई महिलाएं होंगी जिनको कि पीरियड हो ही नहीं रहा हो, जैसे कि अगर वो पोस्टमार्टम स्तनपान कराने वाली महिला हैं तो लैक्टेशनल एमेनोरिया के लिए यहाँ LA लिखा जाता है। 10वें में स्त्री का बॉडी वेट लेंगे, उसको लिखेंगे और 11वें में BP लिखा जाएगा। 12वें में अगर कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री है तो, क्योंकि ये चर्चा कई बार हुई है ना कि एज अ गुड प्रैक्टिस बॉडी वेट लेना भी हर बार बहुत ज़रूरी है और BP भी हर बार ज़रूर लेना है। तो हमने जाना कि उनको हम कहाँ लिखेंगे। तो ये पहली जो 12 कॉलम्स हैं ये केवल एक ही बार भरी जाएंगी जब वो पहली बार लगवाने आएगी। इसके आगे की जो कॉलम्स है ना वो डोज वार विवरण है। तो आइए पहले देखें कि फर्स्ट डोज को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट डोज के लिए 5 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 13 से लेके 17 तक। तो 13 में हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि MPA देने का रूट क्या था, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया या सबक्यूटेनियस। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में अभी इंट्रामस्कुलर MPA ही मौजूद है तो हम IM लिख देंगे। यदि कभी भविष्य में सबक्यूटेनियस आया तो और लगाया गया तब SC भी लिख सकते हैं इसमें, इसीलिए इस कॉलम में दोनों का प्रोविज़न रखा गया है। 14th कॉलम में डेट ऑफ इंजेक्शन, जिस दिन पहला इंजेक्शन दिया गया वो तारीख लिखी जाएगी। अब जो अगली 3 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 15, 16, 17, इनमें से कोई एक ही को मार्क करना होगा। क्यों? क्योंकि ये टाइमिंग ऑफ टेकिंग द फर्स्ट इंजेक्शन है। यदि उसने प्रसव उपरांत लगाया है तो हम 15वें कॉलम में यस लिखेंगे। यदि गर्भपात के बाद लगवाया है तो अगली कॉलम यानी 16वें कॉलम में यस लिखेंगे और अगर इंटरवल पीरियड में लगवाया है तो 17वें में लिखेंगे। तो आप देखिए तीनों को नहीं भरना है। तो अभी तक हमने देखा कि पहले बार कितनी कॉलम्स भरी जाएंगी, शुरू की 12 और फिर आगे की 5 और 17 तक हमने एक बार नए क्लाइंट का भर लिया। तो फ्रेंड्स अब जब वो सब्सिक्वेंट डोजेस के लिए आएगी, 2nd, 3rd, 4th डोज के लिए, हर बार हमें केवल उस डोज के लिए 5 कॉलम्स भरनी है और वही रिपीट होंगी हर डोज के लिए। तो आइए देखें 18 से लेके 21 तक कॉलम में क्या भरेंगे। ये हैं 2nd डोज के लिए कॉलम। तो इसमें हम फिर पहली डोज की तरह इसमें भी हम लिखेंगे कि IM लगा या SC। उसकी अगली जो कॉलम है 19वीं, उसमें डेट ऑफ 2nd इंजेक्शन लिखेंगे। ये वो डेट होगी जिस दिन एक्चुअली दिया गया। इसमें और शेड्यूल डेट में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि शेड्यूल डेट तो जैसे पहला इंजेक्शन लगवाया उसके ठीक 3 महीने बाद शेड्यूल डेट दी गई, अब वो उसके आगे पीछे भी थोड़ा आ सकती है, जैसा कि हम जानते हैं इसमें ग्रेस पीरियड है। तो जिस दिन वो आएगी, जिस दिन 2nd इंजेक्शन एक्चुअली लगेगा, वो डेट इसमें लिखनी है 19वें कॉलम में। अब आइए नेक्स्ट 3 कॉलम्स यानी 20, 21, 22 कॉलम की बात करें। तो जब महिला 2nd डोज लगवाने आती है तब तक उसको कुछ महीनों का तजुर्बा इस तरीके से हो गया होता है और उसके शरीर में, जैसा कि हम जानते हैं, मासिक बदलाव भी आने शुरू हो सकते हैं। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कॉलम जो है वो 20वां कॉलम है, मेंस्ट्रुअल चेंजेस। तो जैसे कि कई बार जिक्र हुआ है, अगर इरेगुलर ब्लीडिंग हुई है या किसी को प्रोलॉन्ग्ड हुई है, किसी को हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो वो तीनों में से एक बात हम इसमें लिख लेंगे। और यदि ये तीनों ही नहीं हुआ है
मान लीजिए उसको अभी लैक्टेशनल एमेनोरिया ही चल रहा है, तो यहाँ LA लिखेंगे। 21वीं में हम उसका बॉडी वेट लिखेंगे, जो कि आज फिर लिया गया है। और आखिरी कॉलम है कि क्या कोई और फाइंडिंग्स हमें मिली, कोई और विशेष बात, तो वो इसमें लिखी जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सेकेंड डोज के लिए हमने 5 कॉलम्स भरी, थर्ड डोज, फोर्थ डोज बिल्कुल ऐसे ही भरी जाएंगी। हाँ, ज़रा ये चर्चा कर लें कि आखिरी 2 जो कॉलम्स हैं, 33वीं और 34वीं, उनमें क्या लिखना है। 33rd में हम डिसकंटिन्यूएशन का कारण लिखेंगे, एंड लास्ट कॉलम जो कि 34th कॉलम है, उसमें ये लिखेंगे कि यदि डिसकंटिन्यू करके उसने कोई और विधि अपनाई है तो वो कौन सी अपनाई है, उसको लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने केस रजिस्टर के फॉर्मेट, उसकी कॉलम्स, उनमें क्या भरा जाना है, यह तो समझ लिया। तो आइए क्यों ना हम एक MPA क्लाइंट का रिकॉर्ड इसमें भर के देखें कैसे भरा जाएगा। तो एक MPA क्लाइंट है गीता, वो 22 साल की है और उसके पति का नाम है श्यामलाल। उनके 2 बच्चे हैं और गीता की लास्ट डिलीवरी 3 जून 2020 को हुई थी और वो बच्चे को स्तनपान करा रही है। यह दंपति दिल्ली में एक स्लम में रहता है, त्रिलोकपुरी में। और जब उससे फ़ोन नंबर पूछा गया तो उसने फ़ोन नंबर बताया 9999901722। 6 हफ्ते के बाद जब उसका छोटा बच्चा 6 सप्ताह का हो गया, यानी डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद, वो MPA का पहला इंजेक्शन लगवाने आई। उस समय उसका वेट लिया गया 45 किलो था और उसका BP 110/70 था। और उसने यह भी बताया कि कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। तो उसको सेकंड इंजेक्शन उस दिन लग गया। यह तारीख थी 20 जुलाई 2020। तो पहला इंजेक्शन लग जाने के बाद गीता को नेक्स्ट इंजेक्शन के लिए शेड्यूल डेट दी गई 20 अक्टूबर 2020। अब जब अक्टूबर आया तो गीता दूसरा इंजेक्शन लगवाने 20 अक्टूबर को नहीं आई, वो 8 दिन लेट 28 अक्टूबर को आई। जब उसका हालचाल पूछा गया तो उसने बताया कि मैं इस तरीके से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उसको अभी भी लैक्टेशनल एमेनोरिया ही था, क्योंकि वो बच्चे को दूध पिला रही थी, इसलिए मासिक आना अभी शुरू नहीं हुआ था। अब जब वो सेटिस्फाइड थी, ग्रेस पीरियड के बीच में लगवाने आई है इन सेकेंड इंजेक्शन जो कि लग सकता है, तो उसको सेकेंड इंजेक्शन लग गया। सेकेंड इंजेक्शन लगा 28 अक्टूबर 2020 को। तो आइए अब गीता का ब्यौरा MPA केस रजिस्टर में भरते हैं। तो जैसे कि पहले बात हुई थी, पहले कॉलम में एनुअल सीरियल नंबर लिख दिया गया। उसको इंजेक्शन OPD में लगा था तो OPD का नंबर सेकंड में लिख दिया गया। अब तीसरे कॉलम में क्या लिखेंगे? गीता का नाम, वाइफ ऑफ श्यामलाल। तो 22 साल की थी तो उसकी उम्र चौथे कॉलम में लिख दी गई। 5वां कॉलम है एड्रेस का, वहाँ त्रिलोकपुरी लिख दिया गया और छठे में उनका दिया गया फ़ोन नंबर लिख दिया गया। तो इतना हमने समझ लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो गीता के कितने बच्चे हैं? 2। तो लिविंग चिल्ड्रेन के नीचे हम 9वें में 2 लिख देंगे और छोटे बच्चे की हमें एग्जैक्ट डिलीवरी किस दिन हुई थी मालूम है, डेट 3 जून 2020, वो लिख दी गई। अभी लैक्टेशनल एमेनोरिया ही था तो LA लिखा और नेक्स्ट 3 में बॉडी वेट, BP लिखकर, और उसकी तो कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल कंडीशन थी नहीं, हिस्ट्री थी नहीं, तो नील लिख दिया। तो आपने देखा ये 12 कॉलम्स गीता के भर दिए गए। अब पहली विजिट में तो उसके नेक्स्ट 5 कॉलम ही और भरे जाने हैं ना, जिस दिन उसको फर्स्ट डोज दी गई। तो उसको इंजेक्शन किस मोड से दिया गया? IM से। तो वो हमने 13वें में IM लिख लिया और 14 में हमने एक्चुअल डेट लिखी फर्स्ट इंजेक्शन की, 20 जुलाई 2020। अब टाइमिंग की बात आती है
तो इस गीता ने तो पोस्टपार्टम पीरियड में 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी लगवाया है, तो पोस्टपार्टम के नीचे यस लिख देंगे, बाकी कॉलम छोड़ देंगे। तो आइए बस ये देखें कि गीता का सेकंड डोज कैसे रिकॉर्ड की गई थी। सेकंड डोज भी उसको IM लगी है, तो 18वें कॉलम में IM लिख देंगे। और क्योंकि सेकंड डोज लगने की एक्चुअल तारीख 28 अक्टूबर 2020 है, तो यहाँ 28 लिखेंगे, ना कि शेड्यूल डेट जो कि 20 थी। जब मेंस्ट्रुअल चेंजेस में उसने बताया था कोई चेंज नहीं है बल्कि लैक्टेशनल एमेनोरिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ LA लिखेंगे। और अगली 2 कॉलम्स में हम वेट लिख लेंगे जो आज लिया गया, और वी डिड नॉट फाइंड एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, तो NAD लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने MPA रजिस्टर तो समझ लिया और हमने देखा कि उसको लिखना मुश्किल नहीं है, थोड़ी ही बातें लिखनी है लेकिन करेक्टली लिखनी है, हर बार अपडेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब दूसरे फॉर्मेट के ऊपर नज़र डालें जो कि MPA कार्ड है। MPA कार्ड फॉलोअप केयर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी चर्चा हम लोग ने पहले भी कई बार की थी, जो फॉलोअप केयर का सेशन था उसमें भी की थी। MPA कार्ड के 2 सेक्शन होते हैं, एक भाग वो जो भरकर क्लाइंट को दे दिया जाता है और दूसरा भाग भर के फैसिलिटी में ही रखा जाता है, तो 2 सेक्शंस हैं। हर MPA क्लाइंट का एक कार्ड बनाना ज़रूरी है और उसके दोनों ही सेक्शंस को भरना है, फिर उसको सही ढंग से भर के क्लाइंट सेक्शन क्लाइंट को दे देना है और उसको समझा भी देना है कि इसमें क्या लिखा है, विशेषकर डेट ऑफ नेक्स्ट इंजेक्शन और कुछ महत्वपूर्ण मैसेजेस जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, वो क्लाइंट को दे दिया। और फैसिलिटी वाला सेक्शन भी भरकर अपने पास ज़रूर रखना है। तो ये कार्ड देते हुए क्लाइंट को ये भी ज़रूर समझाना है कि जब भी तुम आओगी ना, इस कार्ड को ज़रूर ले आना, और जब वो आए और उसको आगे की डोजेज लगे तो इस क्लाइंट कार्ड को अपडेट ज़रूर करना है। जो हिस्सा उसको दिया जाता है उसको क्लाइंट कार्ड भी कहते हैं, तो उसको अपडेट करते रहना है ताकि पूरा रिकॉर्ड उसके अंदर हो। तो आइए अब हम ये देखेंगे कि MPA कार्ड को भरना क्या है। तो देखिए, इसमें जो मेन एंट्रीज है ना, वो है क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन की, उसकी BP और वेट की, और शेड्यूल डेट फॉर नेक्स्ट इंजेक्शन, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ इसमें MPA के मुख्य मैसेजेस भी लिखे गए ताकि रेडी रेफरेंस के लिए हो। तो आइए अब एक एक सेक्शन को समझते हैं। तो देखिए, मेरे हाथ में ये क्लाइंट कार्ड है, ये इसकी फ्रंट साइड है और इसकी बैक साइड पर भी कुछ लिखा हुआ है जिसके बारे में अभी बात करेंगे। तो आइए पहले देखें कि इसके फ्रंट पेज पे क्या लिखा गया है। फ्रंट पेज में जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जनरल इंफॉर्मेशन भरी जाएगी, इंट्रामस्कुलर लगा या सबक्यूटेनियस, फैसिलिटी का नाम क्या था, क्लाइंट का नाम क्या है, उसकी उम्र, कहाँ रहती है आदि। जो नीचे के जो हिस्से में कुछ रंगीन खाने दिख रहे हैं, ये एक एक डोज के लिए खाने हैं, हर एक खाना एक जैसा ही है। तो जो पहले डोज में भरेंगे उसी प्रकार बाकी डोजेस का विवरण इसमें लिखा जाएगा। तो देखें कि पहला इंजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होगा। तो सबसे ऊपर तो डेट ऑफ इंजेक्शन, डेट लिख दी जाएगी। उसके बाद टाइप ऑफ इंजेक्शन, IM लगाया गया, SC लगाया गया, वो लिखेंगे। उसके नीचे आप देख रहे हैं कि 2 कॉलम है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो लेफ्ट में वेट लिखेंगे और राइट में हम ब्लड प्रेशर लिखेंगे। अब देखिए, वेट और BP के कॉलम के नीचे एक कॉलम है मेंस्ट्रुअल चेंजेस, उसके आगे लिखा है N और Y, यानी नो या यस। अगर कोई बदलाव आए हैं तो Y पे करेंगे टिक, नहीं तो N पे करेंगे। इसमें पूरा क्या चेंज आया लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट हमें एकदम से एट 1 ग्लांस पता चल जाता है इसको साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं या नहीं, मेंस्ट्रुअल चेंजेस। उसके नीचे बड़ी सा कॉलम है थोड़ा, जिसमें हम क्या उसको
उस चेंज के लिए एडवाइस दी गई, ये रिकॉर्ड करेंगे। और सबसे आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण जो है वो है ड्यू डेट फॉर नेक्स्ट इंजेक्शन, जिसे हम शेड्यूल डेट देते हैं। तो वो जिस तारीख को इंजेक्शन दिया गया था उससे 3 महीने जोड़कर आगे कैलकुलेट करके लिखी जाती है ना, वो यहाँ लिखी जाएगी। और ये बात उसको देते हुए समझाएंगे भी कि देखो यहाँ लिखी हुई है, ताकि कभी वो खुद ना पढ़ पाए तो किसी से पढ़वा तो सकती है ना। तो आइए आप क्लाइंट सेक्शन का बैक पेज देखें। इसमें हमें कुछ भरना नहीं है, पर जब उसे एक कार्ड दिया ही जा रहा है तो क्यों ना उसके लिए कुछ मुख्य बातें इस पे लिख दी जाएं जो हर समय उसके पास अवेलेबल हो। जैसे कि ये 3 महीने का इंजेक्शन है, इसको हर 3 महीने पे लगवाने ज़रूर आना, घर जाकर इसको सेकना या मलना नहीं, और कुछ एमपीए की मुख्य बातें जैसे कि स्तनपान कराने वाली माँ भी इसको इस्तेमाल कर सकती है। इससे गर्भधारण तो होता है लेकिन गर्भधारण करने में कुछ महीने लग सकते हैं। साथ ही इससे मेंस्ट्रुअल चेंजेस होने के चांसेस हैं, तो घबराना नहीं। ये सब बातें इस पे लिखी हुई हैं। तो क्लाइंट सेक्शन तो हमने देख लिया, भरना भी सीख लिया। तो आइए अब ये भी देख लें कि फैसिलिटी सेक्शन में क्या अंतर है, क्या लिखा जाएगा, ये देखते हैं। तो जो फैसिलिटी सेक्शन है उसके भी जो ऊपर का पार्ट है बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लाइंट सेक्शन में जनरल इंफॉर्मेशन थी। और क्लाइंट सेक्शन के तो पीछे कुछ मैसेजेस थे ना, इसमें प्रोवाइडर को यही सारे मैसेजेस लिख दिए गए ताकि प्रोवाइडर के लिए भी रेडी रेफरेंस के लिए सारे मैसेजेस हों जिनको वो आराम से क्लाइंट्स को दे सके। इसमें उसके फॉलोअप का थोड़ा सा ज़्यादा विवरण इसमें है। तो जो फैसिलिटी सेक्शन का पीछे है, इसमें क्या है, सबसे ऊपर तो रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट इंजेक्शन, कौन सी तारीख को लगा था, क्या एलएमपी था, वेट कितना था, ब्लड प्रेशर कितना था, क्या टाइमिंग था, और साथ में ड्यू डेट ऑफ नेक्स्ट इंजेक्शन। ये फर्स्ट डोज के लिए पूरी ये कॉलम एक विशेष कॉलम अलग है। उसके बाद रिपीट डोजेज और जो फॉलोअप विजिट्स हैं उनका रिकॉर्ड भरने के लिए रोज बनी हुई हैं, और यह भी 2 भाग में है। तो जो बीच वाला भाग है ये केवल नेक्स्ट डोजेस का विवरण के लिए बनाई गई है। जैसे कि सेकंड के लिए आए तो अब लिखेंगे कि ड्यू डेट तो ये थी, जो कि हमें फर्स्ट इंजेक्शन के यहाँ ड्यू डेट मिली, ड्यू डेट तो ये थी, लेकिन एक्चुअली सेकंड इंजेक्शन इस दिन लगा। जैसे कि हमने गीता के केस में देखा था ना कि उसकी ड्यू डेट 20 अक्टूबर 2020 थी, लेकिन उसको सेकंड इंजेक्शन लगा था 28 अक्टूबर को। तो इसमें एक्चुअल डेट लिखते हैं। फिर वही टाइप IM, SC, वेट, BP, मेंस्ट्रुअल चेंजेस, एनी कंप्लेंट एंड एडवाइस, जो कि क्लाइंट कार्ड पे भी लिख के दे रहे थे, उसको तो छोटे छोटे भाग बना के ऐसे दे रहे थे। इसमें ऐसे कॉलम्स हैं एक एक रो की, लेकिन आप देखिए कि इंफॉर्मेशन विवरण वही है। और इसमें जो ये आखिरी का जो भाग है जिसमें ये रोज हैं, ये इसलिए बनाई गई हैं कि देखिए फ्रेंड्स, एमपीए क्लाइंट्स एक तो दोबारा आती इंजेक्शन लेने, तो उनको तो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो कभी भी 3 महीने से आगे पीछे बीच में कभी भी कोई फॉलोअप के लिए आ सकती हैं। जैसे यदि उन्हें कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, मेंस्ट्रुअल चेंज के लिए थोड़ा बात करना चाह रही हैं, दिखाना चाह रही हैं, तो उस फॉलोअप को हम यहाँ लिखेंगे आखिरी में। किस दिन आई फॉलोअप के लिए ये लिख देंगे। फिर वेट, बीपी, क्या चेंज था, क्योंकि ज़्यादातर चेंज मेंस्ट्रुअल चेंज के लिए आती है। अगर कोई और कंप्लेंट है उसको दर्ज करने के लिए भी एक है कॉलम, और आखिरी में हमने क्या एडवाइस दी। तो ये हुआ हमारा फैसिलिटी पार्ट ऑफ द कार्ड। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि कैसे एमपीए केस रजिस्टर को भरा जाएगा, कैसे क्लाइंट कार्ड के दोनों सेक्शंस भरेंगे, और है वही विवरण, इसको
हमें भरना है तो बार बार उससे नहीं पूछना है। एक बार हमने पूछ लिया, बस उसी समय भर दें तो अपडेटेड रहेगा और हमारा रिकॉर्ड कंप्लीट रहेगा। बिकॉज फ्रेंड्स, कई जगह ये देखने में आता है कि भर रहे हैं, कुछ कॉलम भरी गई, कुछ कॉलम छोड़ दी गई, और या जिनका भरा उनका तो पूरा रिकॉर्ड भर लिया, लेकिन पता चला पिछले 10-15 दिन से लगे तो हैं कुछ इंजेक्शंस, कुछ फॉलोअप भी हुए, लेकिन कोई भरा ही नहीं गया। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये बाद में भरना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये साथ साथ अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत क्वालिटी की भी बात है कि हमारी अगर रिकॉर्डिंग कीपिंग बिल्कुल अपडेट होगी तो ये एक हमारी सेवाओं की क्वालिटी में बढ़ोतरी करेगा। अब इस सेशन के अंत में हम ज़रा बात करते हैं रिपोर्टिंग सिस्टम का। तो देखिए, हर फैसिलिटी में ये सारे रिकॉर्ड रखने हैं, और इन्हीं के आधार पर जो रिपोर्ट बनेगी वो हर महीने अपने ज़िले के फैमिली वेलफेयर ऑफिसर यानी DFWO उसको भेजी जाएगी। और फिर DFWO क्या करेंगे, वे अपने ज़िले की सारी फैसिलिटी की इन रिपोर्ट्स को कंपाइल करके स्टेट लेवल पर भेजेंगे, स्टेट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर को। तो स्टेट फैमिली ऑफिसर कंपाइल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे रिपोर्ट अपने स्टेट की। इन मंथली रिपोर्ट्स के साथ साथ हर फैसिलिटी पे स्टॉक का भी पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, और उस स्टॉक के रिकॉर्ड को एवरी क्वार्टर, एवरी 3 मंथ्स आगे भेजना है गवर्नमेंट को, और उसके लिए FPLMIS को यूज़ करना है। तो हम आशा करते हैं कि आप अब इस ट्रेनिंग में सब जान लिए हैं, देख लिए हैं रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, उसका महत्व क्या है, और आगे रिपोर्टिंग में कैसे उससे सहायता मिलती है, और रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो ये जान लेने के बाद आप भी अपने यहाँ जाकर पूर्णतया अपडेटेड रिकॉर्ड रखा करेंगे।